गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आपने अभी तक क्लास 10th की जो भी पढ़ाई थी, स्टडी थी, उसके थ्रू आपने बहुत कुछ सीखा होगा और क्लास 11th का अपना डिसाइड कर लिया होगा कि आप बायोलॉजी ले रहे हैं, मैथ ले रहे हैं, मीन्स साइंस साइड ले रहे हैं या फिर कॉमर्स ले रहे हैं प्लस। अच्छा ठीक है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रो दे रहा हूँ। कई स्टूडेंट को या हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर को, उनको ये लग रहा होगा कि मैंने अपना इंट्रो नहीं दिया। तो ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार है और आज से मैं आपको क्लास 11th की बायोलॉजी को चैप्टर 1 से कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप लगातार अपनी प्रिपरेशन जारी रखेंगे, अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, है ना। जो भी आपको डाउट्स होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और जब भी हमारी क्लास लाइव होगी आप उसमें हमारी जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, जिनको हमने डिस्कस किया है, उनको आप लगातार डिस्कस करेंगे और पूछेंगे। ओके, मैं आपका बायोलॉजी टीचर मनोज कुमार, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी मैं उनको दूर करने का 100% एफर्ट करूँगा। ओके, तो चलो हम आगे की बात करते हैं। आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, आपने क्लास 10th को पास किया हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन बेटा एक बात समझ लीजिएगा, अगर आपको फ्यूचर में कुछ बनना है तो क्लास 11th बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके आगे आने वाले टाइम के लिए। जैसे बेटा अगर आप आगे नीट की प्रिपरेशन करेंगे, बी फार्मा, डी फार्मा या कोई भी अदर कंपटीशन की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें क्लास 11th और 12th, यहाँ तक कि मैं बोलूँ 9th से लेकर के 12th तक का ही सिलेबस मेन होता है। तो आप 11th में आ गए हैं, आपको सबसे पहले फोकस करना है और कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। ओके, तो चलो हम टाइम को नहीं डिस्ट्रॉय करते हैं और आज से आपका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है, बहुत प्यारा और छोटा सा चैप्टर है जो बेसिक है बायोलॉजी का, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लगातार मेरी क्लास को अटेंड करेंगे, वीडियोस को वॉच करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, जिससे आपको मेरा न्यूली अपलोडेड वीडियो, है ना, रिसेंटली अपलोडेड वीडियो आसानी से मिल सके। ओके, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, है ना, जिससे आप उसको लगातार पढ़ सकें और समझ सकें। तो ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट है द लिविंग वर्ल्ड। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इसमें। तो देखिए, वाओ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड मीन्स अगर हम इस दुनिया को देखते हैं, समझते हैं तो कितना सरप्राइज और अमेज्ड होते हैं, बोलते हैं वो कितना सुंदर है, कितना अच्छा दिखाई दे रहा है ना। सो द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग, है ना। अगर हम इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, छोटे छोटे चींटी से लेकर के एलिफेंट, ब्लू व्हेल तक के ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, तो वो हमें क्या करते हैं, अमेज करते हैं, आश्चर्यचकित करते हैं हमें बेटा, ठीक है ना। The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, कहाँ कहाँ हमको मिल जाते हैं, देखिएगा ये कोल्ड माउंटेन्स पे हमको मिलते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं, ओशियंस पे मिलते हैं, फ्रेश वाटर लेक पे मिलते हैं, डेजर्ट पे मिलते हैं और स्प्रिंग, है ना। देखिएगा हॉट स्प्रिंग वर्ड यूज किया गया, हॉट स्प्रिंग पे मिलते हैं हमको ये, और लीव्स अस स्पीचलेस, और ये हमको स्पीचलेस छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, मीन्स हम इनको देख के, है ना, बिल्कुल शब्द हमारे पास नहीं होते हैं कि हम इनके कैसे तारीफ़ करें। तो ऐसा क्या क्या कंडीशन है ना, क्योंकि नेचर ने इतनी ब्यूटी बनाई हुई है, इतनी अच्छे से इनको बनाया हुआ है, ये कैसे पॉसिबल हो सका है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। द ब्यूटी ऑफ ए गैलोपिंग हॉर्स मीन्स अगर आप एक उस दृश्य की आप इमेजिन करो, सोचो बेटा कि एक
घोड़ा है वो गैलोपिंग हॉर्स मीन्स उछल कूद कर रहा है एक हरे भरे घास के मैदान में, कितना सुंदर दृश्य लग रहा होगा, है ना। ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, और चिड़ियाँ जो हैं वो शाम को या सुबह, है ना, आसमान में माइग्रेट कर रही हैं, जा रही हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो द वैली ऑफ फ्लावर मीन्स फूलों की घाटी। आप देखते हो ना फूलों से भरी हुई, सपोज करो आप कोई सपना देख रहे हो जिसमें आपने फूलों से भरी हुई घाटी को देखा हुआ है, जो जिसमें फूल ही फूल खिले हुए हैं, फ्लावर ही फ्लावर, तो कितना सुंदर लगता है। कभी आपने सोचा है हम लोग उत्तराखंड जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं ना, तो वहाँ से कुछ ले आते हैं क्या? नहीं ना, हम वहाँ की नेचुरल ब्यूटी को ऑब्जर्व करने जाते हैं, प्राकृतिक जो सुंदरता है उसको देखते हैं और समझते हैं। ओके, आगे देखिएगा। सो द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन एमंग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन। तो इनमें सब में होता क्या है? इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन है, आपस में एक दूसरे से चीज़ें अलग हैं प्लस मिलती जुलती हैं, एक दूसरे को कॉपरेट कर रही हैं, है ना। एमंग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशंस एंड एमंग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी, और इवन द मॉलिकुलर traffic inside the cell makes us deeply reflect on what indeed is life। मीन्स वास्तव में लाइफ है क्या, हम इसके बारे में बायोलॉजी में पढ़ेंगे। ओके, तो आप समझ लीजिएगा, बायोलॉजी दिस द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग एनवायरनमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। द फर्स्ट इज ए टेक्निकल वन and seeks answer to what living as opposed to the non living। मीन्स पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है कि भाई लिविंग और नॉन लिविंग में ऐसे क्या डिफरेंस हैं या क्या अंतर है कि वो लिविंग है और ये नॉन लिविंग हो गई। बात समझ आई कि नहीं आपको, है ना। तो हम वो समझ लेते हैं और देखते हैं कि आखिरकार लिविंग और नॉन लिविंग में ऐसा डिफरेंस क्या है ना। तो देखिएगा, द फर्स्ट इज ए टेक्निकल वन seeks an answer to what is living opposed to the non living, हो गया, ठीक है। एंड द सेकेंड इज philosophical one and seeks answer to what the purpose of life। ये तो एक दर्शन हो गया, फिलॉसफी हो गई कि आखिरकार लाइफ का पर्पज क्या है, लाइफ क्यों बनाई गई है ना। तो उसको हमें यहाँ पे नहीं समझना है ज़्यादा, हमें समझना ये है कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये कैसे पॉसिबल हो सकी, लाइफ कैसे यहाँ पे बनी हुई है ना। तो देखिएगा, दोनों का हम प्रयास करेंगे थोड़ा थोड़ा समझने का, बट बायो वाले का ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, व्हाट इज लिविंग। ध्यान दीजिएगा। सो व्हेन वी ट्राई to define living we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organisms। जब भी हम लिविंग की बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग तरह के हमको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं, जैसे जिसमें हमको क्या क्या चीज़ें शो होती हैं, उनके करैक्टरिस्टिक्स देखिएगा, उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। पहला तो ग्रोथ को हम ऑब्जर्व करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का साइज ग्रो होता है, रिप्रोडक्शन को ऑब्जर्व हम करते हैं, प्लस एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, और वातावरण को, एनवायरनमेंट को वो कैसे ऑब्जर्व कर रहा है वो देखते हैं। माउंट अ सुटेबल रेस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सबसे पहले आप मुझसे यही बताओगे, मुझे पता है कि सर वो ग्रोथ करते हैं, सर वो जो अपने सराउंडिंग में कुछ भी होता है वो जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, उनको जो है फिर वो रेस्पॉन्स करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, प्लस लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो हेल्प करते हैं कि अपने आप को जो है सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, अपनी रेप्लिकेट, देखो बेटा एक वर्ड आया है यहाँ पे रेप्लिकेशन, है ना। रेप्लिकेशन वर्ड जो है मीन्स अपनी कॉपी बनाना। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो कॉपी नहीं बनाता है, वो अपने जैसे यंग वंस को जन्म देता है, अपने जैसे प्रोगेनी और ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, बच्चों को जन्म देता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। सो इंट्रैक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज। अब यहाँ पे हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको वन बाई वन देखते हैं। पहला करेक्टरिस्टिक्स आ जाता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो वो ग्रोथ जरूर करेगा भाई, है ना। देखिएगा, इंक्रीज इन मास। अब ग्रोथ के दो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ध्यान दीजिएगा, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर।
है ना। तो देखिएगा हम इसको थोड़ा सा इस तरह से कवर करें तो ज़्यादा सही रहेगा। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ये ट्विन करेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ के ऑफ इंडिविजुअल्स। देखिएगा ट्विन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट देखिएगा ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देखो बेटा अच्छे से समझिएगा, ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर मीन्स जो सिंगल सेल के बने हों, लाइक एज अमीबा। गुड, आपने 10th में पढ़ा हुआ है ना अमीबा को, तो वो यूनिसेलुलर हो गया। मल्टी सेलुलर की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे ह्यूमन बींग्स हो जाएगा, काव हो जाएगा, बफेलो हो जाएगा, है ना। तो ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स हो जाते हैं, है ना। तो देखिएगा इन्होंने कहा है कि दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इन प्लांट्स, दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू लाइफ स्पैन। प्लांट में ग्रोथ जो होती है लगातार होती है, बट इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। आप भी देखते हो आपकी उम्र जो है, आपकी एज जो है वो एक टाइम पीरियड तक बढ़ती है ना। 18 ईयर से 22 21 तक ही आपकी इसके बीच में आपकी ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। ग्रोथ इन द सेंस ऑफ, अभी हम लंबाई से बात कर रहे हैं, लंबाई रुक जाती है, बाकी आपकी मोटे पतले ये तो चलता ही रहता है ना। ये टाइम टू टाइम की बात है। आगे देखिएगा However, cell division occurs in a certain tissue to replace lost cells, और सेल डिवीजन हमारी बॉडी में लगातार चलता रहता है, जो है ना नई और पुरानी सेल्स को रिप्लेस करने का काम लगातार कर रहा होता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा ये कंडीशंस यहाँ पे हो जाती हैं। चलिए ठीक है बेटा, तो देखो अब यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है, ध्यान देना थोड़ा सा ओके। कंटिन्यू थ्रू लाइफ, देखो हाउ एवर सेल डिवीजन अकर्स इन अ सर्टेन टिश्यू। सेल डिवीजन मीन्स एक निश्चित टिश्यू होते हैं उनमें लगातार होता है, जिससे वो रिप्लेस लॉस्ट सेल्स, हम कहीं कट जाते हैं या जल जाते हैं तो उसकी जगह पे न्यू सेल्स जो होती हैं वो वहाँ पे बनने लगती हैं। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाई सेल डिवीजन, ये बता चुके हैं हम आपको, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन होता है। देखो बेटा क्लास 10th में आपने अमीबा को पढ़ा हुआ है। अमीबा जो है वो रिप्रोडक्शन करता है फिशन से 1 से 2, यानी बाइनरी फिशन हम जिसको बोल देंगे। एक अमीबा था, 1 से 2 बन गए हैं, तो इसी को हम सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं और उसकी ग्रोथ भी बोल सकते हैं, है ना। सो नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक जैसा माना जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इन्होंने कहा हुआ है उसको, है ना, मतलब एक जैसा माना जाता है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन, है ना, बॉडी मास इज कंसीडर्ड एज अ ग्रोथ। अगर बॉडी मास बढ़ रहा है तो भी हम ग्रोथ मानते हैं। सो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है। तो भाई इस बात को समझिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ग्रोथ होती है। आप कहोगे सर नॉन लिविंग में कैसे होती है, तो देखो बेटा नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो उसके बाहर से एक्यूमुलेट होती हैं, है ना, एक्यूमुलेशन होता है सब्सटेंस का, इससे ग्रोथ मानी जाती है। जैसे ध्यान से समझिएगा, दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बाई एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, है ना, ऑन द सरफेस। मटेरियल एक्यूमुलेट होता है उसके सरफेस पे। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ कहाँ से होगी, इनसाइड से होगी, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर ग्रोथ होती है तो वो उसके आउटसाइड होती है ना। सो देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इसलिए लिविंग बीइंग को कोई एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की तरह हम मेजर नहीं करते हैं, क्योंकि इसका एक्सेप्शनल केस भी मिल जाते हैं। Condition under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and when we understand that it is a characteristics of living system, dead organisms does not grow। जैसे एक बात बताएं हम आपको, इन्होंने जनरली टर्म ये किया है ग्रोथ को लेकर के, जैसे आपने देखा हुआ है कि
अगर हम किसी बुक को या कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स को एक रूम में, है ना, कुछ मंथ के लिए बंद करके छोड़ देते हैं तो आप देखते हो उसके ऊपर डस्ट इकट्ठी हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है। तो भी इन्होंने कहा है कि उसको एक तरह से ग्रोथ जैसा मान लिया है। जैसे रेगिस्तान या डेजर्ट वाली एरिया में आप जाते हो तो मिट्टी के लगातार, आप देखते हो ना बेटा, मिट्टी के लगातार जो होते हैं वो चीज़ें वहाँ पे बन रही होती हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा जैसे मिट्टी के आप देखते हो इस तरह से माउंटेन या फोल्ड जो होते हैं वो बन रहे होते हैं, इस तरह से फोल्ड वहाँ पे बन रहे होते हैं। और जैसे ही हवा चलती है ये बनते बिगड़ते हैं। ये इस फोल्ड के ऊपर हो सकता है थोड़ा सी और मिट्टी कलेक्ट हो जाए, जबकि ये जो फोल्ड था हो सकता है वो और छोटा और हो जाए, मीन्स यहाँ से मिट्टी हट के दूसरी जगह। तो ये फोल्ड्स जो बन रहे हैं इनको भी इन्होंने एक ग्रोथ की तरह मेजर किया हुआ है। कुल मिलाकर के इन्होंने कहा है कि लिविंग बीइंग में जो ग्रोथ होती है वो बॉडी के इनसाइड से होती है, और नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो कहाँ से होती है, एक्सटर्नली सब्सटेंस के एक्यूमुलेट होने से होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो, इसलिए इन्होंने इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना है। अब दूसरा पॉइंट देखना बेटा, अब इन्होंने रिप्रोडक्शन की बात की हुई है। सो रिप्रोडक्शन लाइक वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने कहा रिप्रोडक्शन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोगेनी। मीन्स रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, री मीन्स दोबारा, एंड प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन होना किसी ऑर्गेनिजम्स का। तो दोबारा प्रोडक्शन होना मीन्स एक बार तो उसका खुद का जन्म हुआ था और दूसरी बार उसका खुद वो यंग वंश को जन्म देने लगता है ना। तो उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लाइक वाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसको एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी मान लेते हैं। देखिएगा, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोगेनी possessing features more or less similar to those of parents। और जो न्यू ऑर्गेनिजम्स बॉर्न होते हैं वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाई एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। अब इन्होंने कहा कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं एसेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना। फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड ईजिली ड्यू टू अ मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल इन्होंने क्या दे दिया है, फंगस को दे दिया है ना। प्रोड्यूस इन लोअर ऑर्गेनिज्म। देखो बेटा, लोअर ऑर्गेनिजम्स और हायर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं ये हम आपको आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे। अभी देखिएगा, जैसे ईस्ट लिया है इन्होंने हाइड्रा, ध्यान दीजिएगा, ईस्ट में जो होती है वो रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होता है, हाइड्रा में भी रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बडिंग के थ्रू होता है। ये क्वेश्चन क्लास 11th और 12th में दोनों जगह मिलता है आपको। ओके, तो ईस्ट हो गया एंड हाइड्रा हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक फ्लैटवॉर्म है। फ्लैटवॉर्म मीन्स प्लेटी हेलमेंथिस से बिलोंग करता है ये, है ना। वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। इसमें रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। रीजनरेशन मीन्स एक बार अगर ये कट जाता है ना, इस तरह से प्लेनेरिया होता है बेटा। मैं देखो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हो गया। इसको अगर आप कहीं से कट कर देते हो तो इससे जितने भी कट पीस हुए हैं इन सब से एक नया ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, तो इसको बोलते हैं रीजनरेशन की पावर। ओके, तो ये प्लेनेरिया में पाई जाती है। सो वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन इन फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स रिजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी बिकम्स ए न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, द फंगी, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनिमा ऑफ मॉस। देखो बेटा, मॉस क्या होता है ये आगे हम इसी चैप्टर में मीन्स अगले 3rd चैप्टर में ब्रायोफाइट, लिवरवर्ट और मॉस पढ़ाएंगे, तब बताएंगे। अभी जनरली आप पढ़ोगे कि टोटल किंगडम्स 5 हैं। इन 5 किंगडम्स में से तीसरा किंगडम जो है वो कौन सा है, वो प्लांट है। और प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो इसको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिवाइड किया गया है। तो इसका एक डिवीजन का नाम है ब्रायोफाइटा। समझ में आई मेरी कुछ बात। ब्रायोफाइटा, उस ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा में होता है मॉस। ब्रायोफाइटा को फिर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लिवरवर्ट एंड मॉस में। तो उस लिवरवर्ट में रिप्रोडक्शन होता है, किसके थ्रू होता है, प्रोटोनीमा के थ्रू होता है।
ओके, देखिएगा यहाँ पे इन्होंने दिया है प्रोटोनीमा ऑफ मॉस, ध्यान से समझिएगा, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाई फ्रैगमेंटेशन। तो याद कर लोगे कि मॉस के प्रोटोनीमा में रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू। सो व्हाट रिप्रोडक्शन इज सिनोनाइमस विद ग्रोथ, क्या रिप्रोडक्शन ग्रोथ के सिनोनाइमस है, बिल्कुल हम मान सकते हैं भाई। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, वी हैव ऑलरेडी defined growth as a equivalent to increase in a cell number और mass। ओके, आगे देखिएगा, hence we notice that in single celled organisms we are not very clear about the uses of these two terms growth and reproduction। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, मल्टी सेलुलर में इसको कर भी सकते हैं। ओके, आगे देखिएगा, नेक्स्ट about using of these two terms growth and reproduction, further there are or many organisms which do not reproduce। अब क्वेश्चन हम डिस्कस क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, हम एक्चुअल में डिस्कस कर रहे हैं कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है, उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई क्या जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं वो क्या नॉन लिविंग हो जाएंगे, जिनके यंग वंश नहीं होते हैं वो क्या नॉन लिविंग हो जाएंगे, जो अगली जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को जन्म नहीं दे पाते हैं उन्हें क्या हम नॉन लिविंग की कैटेगरी में रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन इंक्लूसिव डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों, जैसे एग्जाम्पल देखो, इन्होंने कहा है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो गया, ठीक है, वी नोटिस दैट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये हो गया था बेटा। आगे देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अनदर करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखो, हाँ बेटा इसको ध्यान से समझना, म्यूल, इस वर्ड को, म्यूल को, स्टीराइल वर्कर बीज को एंड इनफर्टाइल कपल को, इसको आप अच्छे से बॉक्स में बंद करेंगे। म्यूल मीन्स क्या होता है बेटा, तो म्यूल मीन्स खच्चर होता है, जो गधा से बड़ा होता है और घोड़ा से थोड़ा छोटा होता है, उसको हम खच्चर बोलते हैं हिंदी में, और उसको इंग्लिश में म्यूल बोलते हैं। वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं करता है। तो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर जब वो रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो उसका जन्म कैसे होता है, तो बेटा उसका जन्म जो होता है वो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू होता है। मींस इंटर स्पीसीज, अगर हम बोलें, जैसे देखो बेटा इंटर स्पीसीज समझना, दो स्पीसीज के बीच में है ना, जो डंकी होता है उसकी स्पीसीज अलग होती है, जो हॉर्स होता है उसकी स्पीसीज अलग होती है, उन दोनों के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये म्यूल प्रोड्यूस होता है। लेकिन म्यूल कभी रिप्रोडक्शन नहीं करता है। ओके, तो क्या हम इसको नॉन लिविंग मान लेंगे, नहीं भाई, नॉन लिविंग कैसे मानेंगे, क्योंकि वो तो भी चलता फिरता है, खाना खाता है, बस रिप्रोडक्शन नहीं करता है वो। आगे देखो, स्टीराइल वर्कर भी, इसको ध्यान से समझना बेटा। देखो जो कॉलोनी होती है ना हनी बीज की, उसमें वर्कर भी होती है, क्वीन होती है और ड्रोन होती है। एक बात, इस बात को अच्छे से सुनना और समझना बेटा, नोट्स में मेंशन जरूर करना। हनी बीज की कॉलोनी में वर्कर भी होती है, क्वीन भी होती है और ड्रोन भी होती है। क्या मतलब होता है ये हम आपको आगे बताएंगे। हनी की जो ड्रोन होती है बेटा, है ना, वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट, यहाँ पे देखिएगा इन्होंने क्या लिखा, वर्कर भी, हाँ, तो जो ड्रोन होता है वो मेल की तरह होता है, वो तो पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जो वर्कर बीज होती है बेटा हनी बीज की, वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है ना। क्यों नहीं करती है आगे बताएंगे हम आपको। नेक्स्ट देखिएगा, इनफर्टाइल कपल, ह्यूमन कपल मीन्स ऐसे भी बहुत सारे कपल आपने अपने अड़ोस पड़ोस में देखे होंगे जिनके बच्चे नहीं होते हैं, यंग वंश नहीं होते हैं। तो जब बच्चे नहीं हैं तो क्या मतलब है, तो क्या वो नॉन लिविंग है, नहीं भाई, उनको भी लिविंग है, बट वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में कैपेबल नहीं है। तो इसलिए हम ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। ओके बेटा, आई होप, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम आपको इससे आगे का वीडियो प्रोवाइड
कराएंगे। ओके, तो देखो बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप फर्दर मेरे वीडियोस को देखना चाहते हैं, है ना। हम आपको जितना जल्दी से जल्दी, जितना बेस्ट टू बेस्ट वे में हम आपको एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन, वन बाई वन वर्ड करके आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, है ना। तो आपको अगर रियल नॉलेज ऑफ बायोलॉजी चाहिए, है ना, तो बायोलॉजी गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लगातार वीडियोस को वॉच करें, कमेंट करें, और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि क्या अच्छा रहा और क्या और होना चाहिए। ओके, तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। तो ठीक है, गुड बाय।